नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो चाइनीज़ मीडिया से इंडियन यूएन काउंसिल को लेके जो है, इंडिया में जो यूएनएससी की जो परमानेंट सीट के लिए बहुत सालों से ट्राई किया था, बहुत बार आवेदन किया था, तो उसको जो ठुकराया गया है हर बार। तो इसको लेके एक चाइनीज़ मीडिया जो है, चाइनीज़ मीडिया के एक पर्सन इंडिया की मजाक उड़ा के खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे थे। और मुझे लगा था कि मैं कमेंट सेक्शन में भी जाऊँगा, कमेंट सेक्शन में भी वही टाइप के लोग होंगे, तो जम के जो है मैं रोस्टिंग करूँगा, जब जम के जो है उनकी धुलाई करूँगा बेसिकली। बट कमेंट सेक्शन में मुझे सरप्राइज़ मिला, काफ़ी अलग टाइप के कमेंट्स जो है चाइनीज़ लोगों से अभी देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये एक नैरेटिव, क्या एक एरा की शिफ्ट है? मे बी, पता नहीं अभी, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए चाइनीज़ लोगों को ब्रेन वॉश करना बहुत ज़्यादा आसान है। एक युद्ध, एक बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके बहुत सारे जो है चाइनीज़ को इंडियंस के अगेंस्ट कर सकते हैं, बट एक थोड़ा सा जो है माइन्यूट चेंजेस कुछ चाइनीज़ के दिमाग में, दिलो दिमाग में मैं देख रहा हूँ कि इंडियंस को लेके काफ़ी जो है कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी आजकल आ रहे हैं। हालांकि मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि चाइना के ऊपर ट्रस्ट करो, अभी भी इंडिया को जो है काफ़ी डेवलप भी करना है, क्योंकि डेवलप जब होता है एक देश, जब एक देश में क्लीनलीनेस होता है, सिविक सेंस होता है, तो बाकी सारे देश जो है वैसे ही उसके दोस्त बनने लगते हैं। तो वो तो रशिया था कि हमारे बुरे टाइम में भी जो है एक अच्छी दोस्ती, मैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, रशियन लोगों की बात कर रहा हूँ बेसिकली। जो उस टाइम से भी जो है सोवियत रशिया में, वहाँ पे इंडिया की गंदगी वगैरह ये सब नहीं दिखा उनको, इंडिया की जो एक्चुअल डेप्थ है, फिलोसफी है, वो ज़्यादा रशियंस को दिखा था। बट चाइनीज़ लोग जो है कुछ दिनों पहले भी जो है इंडियंस का काफ़ी मजाक उड़ाते थे, लेकिन हाल ही में जो है कुछ स्लाइट एक माइन्यूट चेंजेस को देखने को मिला है। बट वी शुड नेवर ट्रस्ट अमेरिका एंड चाइना, दोनों एक ही सिक्के के दो साइड है। खैर, जो हम रिपोर्ट है वो देखते हैं और फिर चाइनीज़ लोगों के कमेंट्स भी जो है आपको सरप्राइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले यूट्यूब पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था व्हाट्स द मैजिक बिहाइंड और 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया हैज ट्राइड एवरी मीन्स टू ज्वाइन बट इट्स एप्लीकेशंस हैव बीन रिजेक्टेड 6 टाइम्स। 印度哭笑不得的入场是 उसके लिए टीम में शामिल होना बहुत मुश्किल था। उसने 6 बार आवेदन किया और हर बार असफल हुआ। वह वास्तव में दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी है जो किसी भी टीम में खेल सकता है, लेकिन वह एक गरीब परिवार में पला बढ़ा, इसीलिए उसे खुद पर भरोसा नहीं है। एशिया में वह अब ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उसे तो यह तक लगता है कि वह दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। मुझे जो बात दुखी करती है वह यह है कि 2005 से जब से उसने टीम में शामिल होने की कोशिश की, 4 देश हमेशा उसके खिलाफ रहे और हर बार विरोध करने वाला देश अलग होता था। 2005 में जब भारत ने पहली बार सदस्यता के लिए आवेदन किया, तब चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, इन चारों ने एक साथ मतदान किया। लेकिन जब भारत ने अपने 3 भाइयों की मदद से चुपचाप दोबारा कोशिश की, तो माओइस्ट ने बेरहमी से विरोध कर दिया। यह अफसोस की बात थी, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। आखिर पहली कोशिश में 80 अंक लाना भी बड़ी उपलब्धि थी। इसीलिए बेजिंग बेयर को मात देने के लिए भारत ने रूस के साथ $10 अरब का आर्म्स इंपोर्ट डील किया। 毕竟第一次就能考80分，这成绩已经很斐然了。 तुम जानते हो, 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया, तब से भारत अमेरिका का एक बड़ा ग्राहक बन गया। यह भारत के लिए अपना नाम बनाने का अच्छा मौका था। इसीलिए 3 साल बाद 2008 में भारत ने फिर से सदस्यता के लिए आवेदन किया। जैसा कि उम्मीद थी, इस बार न केवल चीन और अमेरिका ने एक साथ मतदान किया, बल्कि रूस, जिसे आखिरकार भारत और उसके 3 भाइयों ने अपने पक्ष में किया था, उसने भी उन्हीं के साथ वोट दिया। अच्छी बात बस ये थी कि इस बार फ्रांस ने विरोध किया, लेकिन भारत और उसके 3 भाइयों ने इसे बड़ी बात नहीं समझा। आखिर बेजिंग बेयर को हराने के बाद भी गॉर्गन को हराना आसान नहीं था। इसीलिए फ्रांस को अपने पक्ष में करने के लिए भारत ने जानबूझकर दर्जनों फ्रांसीसी स्ट्रेटोकेस्टर जेट खरीदे और जल्द ही साल 2012 आ गया। भारत ने बड़े दिल से फिर परीक्षा दी और हर कदम आसानी से पार किया। सब कुछ फिर सामान्य लग रहा था, लेकिन इस बार भी चारों बड़े देश एक साथ वोट करते रहे और एक देश ने विरोध किया। लेकिन इस बार विरोध करने वाला देश एक ऐसा सेब निकला जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उसी समय भारत के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को कुछ एहसास हुआ। क्यों हर कोशिश का अनुभव एक जैसा लगता है, चाहे चेहरा और तरीका बदल भी जाए। जैसे ही वे सच्चाई को समझने लगे, उनके राजनीतिक पतन का दिन आ पहुंचा। फिर आए मोदी, जो कठिन दौर और संघर्षों के बाद सत्ता में पहुंचे और उनकी सफलता वाकई काबिले तारीफ थी। सच कहें तो ये एक बिल्कुल नई शुरुआत जैसी लगी। मोदी ने पद संभालते ही जल्दी समझ लिया कि भारत की बार बार असफलता का कारण क्या था।
उन्हें एहसास हुआ कि हर बार भारत के तोहफे और कोशिशें बहुत ज्यादा दिखावटी होती थीं, जिससे संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता था। इसीलिए इस बार मोदी ने समझदारी दिखाई। उन्होंने ब्रिटेन से खुलकर दोस्ती दिखाने के बजाय प्राइवेट कम्युनिकेशन बनाए रखा। लेकिन यह गुप्त तरीका भी काम नहीं आया। 5 सदस्यीय क्लब वाले समूह में जगह पाने के लिए भारत हर 3 से 5 साल में फिर से आवेदन करता रहा, लेकिन हर बार वही कहानी दोहराई गई। 4 देश एक साथ और एक देश विरोध में, और विरोध करने वाला देश हर बार बदल जाता था। फिर भी मोदी का ब्रिटेन पर भरोसा बढ़ता गया। इसीलिए 2017 में भारत ने फिर 5 नेताओं से संपर्क किया। उस समय उम्मीद की किरण दिखाई दी। 5 जाने पहचाने लेकिन फिर भी अजनबी नाम भारत की नजर के सामने आए और हजारों विचार मन में उमड़ पड़े। लगा कि आखिरकार अब भारत की बारी आ गई है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार चीन, जो हमेशा भारत के खिलाफ वोट देता था, उसने पलटी मारते हुए भारत के पक्ष में वोट दिया, जबकि पहले का एक समर्थक देश अब विरोध में खड़ा हो गया। 看着眼前无把熟悉却又陌生的一字，3个思绪万千的感叹道：“这回终于轮到我了吧？” लेकिन इस बार अमेरिका, जिसने पहले कई बार भारत का समर्थन किया था, अब विरोध में वोट कर दिया। भारत ने इस बार सब कुछ साफ समझ लिया। लेकिन भारत क्या कर सकता था? इतने सालों की मेहनत और इतना पैसा खर्च करने के बाद अब हार मानना आसान नहीं था। अब छोड़ देना बहुत अफसोस की बात होती। 5 बड़े देशों में से भारत पहले ही 3 को मना चुका था। अब बस 2 बाकी थे, और ग्लोबल डिप्लोमेसी में वे 2 देश थे, चीन और अमेरिका। इस समय भारत को समझदारी से दोनों के बीच संतुलन रखना चाहिए था। लेकिन जिद्दी तीसरा भाई ऐसा नहीं था। इस बार उसने सिर्फ अमेरिका का साथ चुना और चीन को नजरअंदाज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जैसा उम्मीद थी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने समर्थन किया, जबकि चीन ने विरोध किया। तीसरा भाई यानी भारत फिर उलझन में पड़ गया। भारत सोचने लगा, वुचांग जो पहले मेरा साथ देता था, अब अचानक विरोध में क्यों वोट दे रहा है? मसलन 2020 में भारत यानी तीसरे भाई ने अमेरिका से $3 अरब में 30 हेलीकॉप्टर खरीदे। हाँ, आपने सही सुना, एक हेलीकॉप्टर की कीमत $100 मिलियन थी। क्यों खरीदे? ये मत पूछो, इसे ह्यूमन नेचर ही कहो। अमेरिका ने तो खुलेआम ये भी कहा कि वह भारत को क्लब में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेगा। तो 2021 में भारत ने 6ठा आवेदन जमा किया। इस बार तीसरा भाई जीत की भावना से भरा हुआ था, लेकिन नतीजा फिर अनएक्सपेक्टेड रहा। अमेरिका ने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने फिर से विरोध में वोट दिया, और इससे भी आगे बढ़कर वुचांग ने एक नया नियम बना दिया। कोई भी देश अधिकतम 50 साल में केवल एक बार ही सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है। यानी अगर भारत को फिर आवेदन करना है तो अब उसे 2055 तक इंतजार करना होगा। सच कहें तो कहानी यहीं खत्म होती है। और अगर कोई कहे कि भारत की 6 कोशिशें और 6 असफलताएं वुचांग की सोची समझी चाल नहीं थीं, तो उस पर यकीन करना मुश्किल होगा। 他说，印度要想再次申请入场，至少要等到2055年以后。 यहाँ तक कि नीति भी मानो खास तौर पर भारत के लिए बनाई गई थी। आखिर यूनाइटेड नेशंस के वुचांग में ऐसा क्या जादू है जो भारत को 10 साल से भी ज्यादा समय तक बार बार आवेदन करने से रोक नहीं पाया? यूनाइटेड नेशंस के टॉप अथॉरिटी के रूप में वुचांग के पास 3 खास अधिकार हैं। पहला है राइट टू प्रपोज, यानी अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखने का अधिकार। अगर कोई देश दुनिया के सामने अपने हितों की बात करना चाहता है तो पहले उसे एक प्रस्ताव रखना होता है, तभी उस पर चर्चा होती है। उदाहरण के लिए करंट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन उसके पास प्रस्ताव रखने का अधिकार नहीं है। इसलिए उसे अमेरिका से कहना पड़ता है कि वह उसकी ओर से मुद्दा उठाए। इस अधिकार के बिना यूक्रेन खुद अपनी बात नहीं कह सकता, लेकिन प्रस्ताव रखे जाने के बाद भी वह अक्सर पारित नहीं होता, क्योंकि वुचांग के पास दूसरा अधिकार भी है, मतदान का अधिकार। भले ही संयुक्त राष्ट्र के सभी देश किसी प्रस्ताव के पक्ष में हों, लेकिन अगर वुचांग के किसी एक सदस्य ने भी विरोध किया तो वह प्रस्ताव अपने आप रद्द हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जब यूक्रेन ने रूस का एक वोट से वीटो करने का अधिकार हटाने का प्रस्ताव रखा तो उसे खुद रूस ने वीटो कर दिया। आमतौर पर रूस अमेरिका के प्रस्तावों का विरोध करता है और अमेरिका ज्यादातर रूसी प्रस्तावों को खारिज कर देता है। और वुचांग का तीसरा विशेष अधिकार है बलपूर्वक कार्रवाई करने का अधिकार। 否决权结果被俄罗斯一票否决。 सिद्धांत रूप से वुचांग को किसी भी कंट्री या रीजन के खिलाफ कानूनी रूप से सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार है। बस इतना जरूरी है कि कोई सदस्य वीटो न करे। अगर बाकी 4 देश सहमत हों तो कार्रवाई की जा सकती है। यह सुनने में बहुत ज्यादा हठी, अनुचित और अन्यायपूर्ण लगता है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। वुचांग की नींव ही ताकत पर रखी गई है। अगर भारत और उसके 3 भाई असहमत हों
तो ताकतवर देश जोर जबरदस्ती से अपनी बात मनवाते हैं। हालांकि ये अधिकार किसी एक देश की निजी संपत्ति नहीं है। असल में वुचांग की ताकत उसी के हाथ में होती है जो उस समय सबसे शक्तिशाली होता है। ऊपर से देखने पर वुचांग वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की एक व्यवस्था है जो वॉर में जीतने वाले बड़े देशों के योगदान के सम्मान में बनाई गई थी। लेकिन सच्चाई यह है कि वुचांग में शामिल होने की पहली शर्त है अपने रीजन में पूर्ण नियंत्रण और प्रभाव होना। उदाहरण के लिए भारत को ही ले लो। तीसरे भाई के पास न तो अपने इलाके में पूरी पकड़ है और न ही अपने ही देश में पूरी तरह बोलने का अधिकार। तो फिर उसमें ऐसी क्या ताकत है जो उसे चीन से आगे ले जा सके और वुचांग में जगह दिला सके? वुचांग में शामिल होने की दूसरी शर्त है कि उस देश ने पहले से मौजूद किसी वुचांग सदस्य को कभी वॉर में हराया हो। जैसे जापान ने कभी ब्रिटिश एम्पायर और दुनिया की बड़ी ताकतों से लड़ा, सोवियत यूनियन ने जर्मनी को हराया और अमेरिका व ब्रिटेन को चुनौती दी। जहाँ तक अमेरिका की बात है, वुचांग तो उसी के नेतृत्व में बना। और चीन, हम वो एकमात्र देश हैं जिसने बाकी चारों को एक साथ हराया था। वो सम्मान हमारे काउंटलेस प्रीडिसेसर्स ने अपने खून और बलिदान से कमाया है। भारत के पास क्या है? इसीलिए वुचांग की चिंता करने के बजाय पहले अपने घर के हालात सुधारना बेहतर होगा। 舞台上换回来的尊重，试问印度有什么？所以五常理事国还是不要惦记了，先把五常大米搞明白了再说吧。 सबसे पहले सिंगासोंग ने लिखा है कि यूएनएससी में जगह सिर्फ आर्थिक या जनसंख्या के आधार पर नहीं मिलती। भारत ने कई बार प्रयास किए लेकिन उसकी विदेश नीति कई मुद्दों पर असंगत दिखती है। P5 देशों को लगता है कि भारत अभी ग्लोबल स्टेज पर स्थायी स्थिरता का भरोसा नहीं देता। उसके बाद नैसू टॉम्बेस्बिस्काई ने लिखा है कि यूएनएससी की स्थायी सदस्यता 5 देशों का पुराना राजनीतिक क्लब बन चुकी है। भारत जैसे लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देश को बाहर रखना दुनिया के साथ अन्याय है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक आवाज है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके बाद जॉनसन चेन ने लिखा है कि P5 का सिस्टम आज की दुनिया के लिए पुराना हो चुका है। भारत को बार बार रोकना सिर्फ शक्ति संतुलन को पुराने ढांचे में बांधे रखना है। भारत का नेतृत्व वैश्विक शांति और स्थिरता का आधार बन सकता है। उसके बाद किन हुंगवोंग ने लिखा है कि भारत की आंतरिक चुनौतियां, गरीबी, सीमाई तनाव, राजनीतिक अस्थिरता P5 में उसे शामिल करने में बाधा बनती है। स्थायी सदस्यों को वैश्विक संकटों में निर्णायक भूमिका निभानी होती है। भारत अभी इस क्षमता का पूर्ण प्रमाण नहीं दे पाया है। उसके बाद बाडिजोंग ने लिखा है कि यूएनएससी एक शक्ति केंद्रित संस्था है और भारत की सैन्य तथा आर्थिक उपस्थिति अभी भी मिश्रित मानी जाती है। अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों के साथ उसका संतुलन स्पष्ट नहीं है। P5 इससे भारत को अनिश्चित साझेदार मानते हैं, इसलिए आवेदन बार बार ठुकराए गए। उसके बाद युनसिंग ने लिखा है कि भारत ने 1950 के दशक से लेकर आज तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। शांति मिशनों से लेकर अर्थव्यवस्था तक उसका योगदान अद्वितीय है। यूएनएससी में भारत की अनुपस्थिति स्वयं यूएन की कमजोरी है। उसके बाद जंग हेंग ने लिखा है कि 5 देशों का वेटो पावर क्लब बदलाव से डरता है, इसीलिए भारत को नहीं आने देता। लेकिन दुनिया बदल रही है, भारत की जगह अब कोई रोक नहीं सकता। 21वीं सदी में भारत की आवाज अनिवार्य है। उसके बाद एंडी टैंग ने लिखा है कि 6 आवेदन खारिज होना भारत की कमजोरी नहीं, P5 की राजनीति का प्रतिबिंब है। भारत ने हर बार अपनी प्रतिष्ठा और कूटनीति में सुधार किया है। आज दुनिया भारत को एक स्थायी सदस्य के रूप में समर्थन दे रही है। उसके बाद FN चांग ने लिखा है कि भारत को बार बार अस्वीकृति मिलना इस बात का संकेत है कि उसकी कूटनीति अभी भी P5 को संतुष्ट नहीं कर पाई। कई बार भारत ने अंतरराष्ट्रीय संकटों पर अस्पष्ट रुख अपनाया है। यूएनएससी में स्थायी सदस्य के लिए यह कमजोरी मानी जाती है। उसके बाद लापिए चान ने लिखा है कि 5 स्थायी देशों का जादू उनकी ऐतिहासिक युद्ध जीत और वैश्विक प्रभाव से आता है। भारत अभी इस स्तर की वैश्विक शक्ति प्रोजेक्शन नहीं दिखा पाया, इसीलिए यूएनएससी सुधार की बात होने के बावजूद सदस्यता नहीं मिल सकी। उसके बाद डस्ट वॉचर ने लिखा है कि भारत विश्व शांति अभियानों में सबसे बड़ा योगदान करता है। जो देश जमीन पर काम करे वही सच्चा नेता होता है। P5 को भारत की क्षमता से डर नहीं, उसके प्रभाव से डर है। उसके बाद तियन मिंगचेन ने लिखा है कि दुनिया का पावर बैलेंस बदल रहा है और भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर चुका है। P5 अगर सुधार नहीं करेगा तो यूएन की विश्वसनीयता घटेगी। भारत के बिना यूएनएससी अधूरा है। उसके बाद पर्ल किंगनियो ने लिखा है कि भारत की अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और कूटनीति आज वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ी है। P5 का भारत को रोकना अब टिकाऊ नहीं है। दुनिया भारत को नेतृत्वकर्ता के रूप में देखना चाहती है। उसके बाद लिनलुंग कुओ ने लिखा है कि भारतीय शांति सैनिकों ने दुनिया के कई संघर्ष क्षेत्रों में जान देकर काम किया है। इतना बड़ा योगदान देने वाले देश को बाहर रखना यूएन के उद्देश्य के खिलाफ है। भारत की सदस्यता विश्व शांति को मजबूत करेगी। उसके बाद जेपी हेलो ने लिखा है कि P5 का ढांचा
1945 की दुनिया का है, न कि 2025 की हकीकत का। भारत का उभरना इस ढांचे को बदलने का समय बता रहा है। यूएन को प्रासंगिक बने रहना है तो भारत को शामिल करना ही होगा। उसके बाद यूजर वेल्डन्स ने लिखा है कि भारत को रोकने वाले देश जानते हैं कि भारत आने पर पावर बैलेंस बदल जाएगा, लेकिन यही तो लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था की असल जरूरत है। भारत की उपस्थिति ग्लोबल साउथ की आवाज को ताकत देगी। उसके बाद स्टेप एक्सप्लोरर ने लिखा है कि भारत को रोकना सिर्फ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि वैश्विक साझेदारी पर रोक है। भारत की ऊर्जा, तकनीक और विकास मॉडल विश्व के लिए उपयोगी है। यूएनएससी में इसकी गैर मौजूदगी दुनिया के लिए नुकसान है। उसके बाद सैमुअल जंग ने लिखा है कि 6 बार अस्वीकृति के बाद भी भारत ने अपनी गरिमा और धैर्य बनाए रखा। यह भारत की परिपक्व नीति का प्रमाण है। यूएन को ऐसे जिम्मेदार देशों की जरूरत है। उसके बाद जिंगयुए ने लिखा है कि भारत की पॉपुलेशन, इकोनॉमी और ग्लोबल इम्पैक्ट इसे स्थायी सदस्य बनने योग्य बनाते हैं। P5 को इसे स्वीकार करना ही होगा। भारत की वृद्धि अब रुकने वाली नहीं है। उसके बाद चिनयांग लियू ने लिखा है कि यूएन को वास्तविक प्रतिनिधित्व चाहिए और भारत से बड़ा प्रतिनिधि कोई नहीं हो सकता। एशिया, लोकतंत्र और ग्लोबल साउथ सबकी आवाज भारत है। P5 चाहे जितनी देर करे, भारत का समय अब आ चुका है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्यों का सो कॉल्ड जादू दरअसल 1945 की जियोपॉलिटिक्स और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए पावर कॉन्फ़िगरेशन का परिणाम है, न कि वर्तमान ग्लोबल रियलिटीज का। और यही कारण है कि भारत जैसे उभरते, जिम्मेदार और लोकतांत्रिक राष्ट्र को 6 बार आवेदन करने के बावजूद सदस्यता नहीं मिली। लेकिन यह अस्वीकृति भारत की क्षमता या भूमिका की कमी नहीं बल्कि पुरानी पावर स्ट्रक्चर की जड़ता को दर्शाती है। आज विश्व जिस रूप में खड़ा है उसमें भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था, लार्ज यूथ पॉपुलेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस जोन में तेजी से बढ़ती शक्ति और ग्लोबल साउथ की सबसे प्रभावी आवाज के रूप में उभरा है। दुनिया के लगभग सभी प्रमुख देश अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील भारत की यूएनएससी स्थायी सदस्यता का खुला समर्थन कर चुके हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि भारत के बिना ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क अधूरा है। भारत शांति मिशनों में सबसे अधिक सैनिक भेजने वाला देश रहा है, जिसने अपने बलिदान और मानवतावादी कार्यों से साबित किया है कि वह ग्लोबल पीस का वास्तविक संरक्षक है, नॉट अ स्पेक्टेटर बट अ फ्रंटलाइन कंट्रीब्यूटर। इसके विपरीत P5 देशों की वीटो राजनीति और उनका पुराना प्रभुत्व एक ऐसे ढांचे को मजबूरी से ढो रहा है जो दुनिया की आज की मल्टीपोलर रियलिटी से बिल्कुल मेल नहीं खाता। भारत की अस्वीकृति यह सिद्ध करती है कि यूएनएससी का स्ट्रक्चर सुधार के बिना निष्पक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि एक लोकतांत्रिक जिम्मेदार शक्ति को बाहर रखना उन मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है जिन पर यूनाइटेड नेशंस की नींव रखी गई थी। भारत आज न केवल आर्थिक और स्ट्रेटेजिकली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर केंद्रीय भूमिका निभा रहा है बल्कि उसकी फॉरेन पॉलिसी बैलेंस, हार्मोनी, डायलॉग और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन पर आधारित है। यही वे गुण हैं जो एक स्थायी सदस्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक हैं। इसीलिए 6 बार आवेदन खारिज होना भारत की असफलता नहीं बल्कि यूएनएससी व्यवस्था की सीमाएं और उसकी पुरानी पावर स्ट्रक्चर का संकेत है, जो अब दुनिया की नई वास्तविकताओं को स्वीकारने के लिए मजबूर हो रही है। भारत का उभार, उसका ग्लोबल इंपैक्ट और वर्ल्ड कम्युनिटी का समर्थन यह स्पष्ट कर चुका है कि यूएनएससी में भारत का प्रवेश अब यदि का नहीं बल्कि कब का प्रश्न है, और भविष्य का ग्लोबल लीडरशिप भारत जैसे स्टेबल, रिस्पॉन्सिबल और डेमोक्रेटिक नेशन के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।